मैं अब अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, जिस तरह से यूपी बीजेपी में जो घमासान, जो बवाल मचा हुआ है, खास तौर से जब कल पल्लवी पटेल से मुलाकात करते हैं योगी आदित्यनाथ, तो और कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ यूपी बीजेपी जो लगातार अंतरकलह और अब सरकार में गुटबाजी, सहयोगियों के साथ उनका विरोध, ये सब जो दिख रहा है, एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ वो अखिलेश जो बार बार कह रहे हैं कि एमवाई को पीडीए से हराया। अगर मैं समीकरण यूपी का देखूं इस दोनों लिहाजों से, तो आप कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन को या अखिलेश यादव को जिस तरह की सीटें और जितना मत प्रतिशत मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी होना स्वाभाविक है। अब ये बात दो तरह की है, एक केंद्रीय नेतृत्व और एक योगी आदित्यनाथ। आप सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो सीएम हैं जो बाकी राज्यों के भारतीय जनता पार्टी शासित सीएम जो है वो उनसे अलग है। उनको उस पैमाने पर आप नहीं ले सकते, वो दिल्ली से उतने संचालित नहीं हो सकते और ये उनके व्यक्तित्व में है जैसा दूसरे चीफ मिनिस्टर्स कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब से चुनाव के परिणाम आए हैं तब से देखिए, हार होने के बाद ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है किसी भी राजनीतिक दल में कि एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ा जाए। जब से ये चुनाव परिणाम आए हैं तब से ये कहा एक धड़ा ये मानता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज, योगी आदित्यनाथ की वजह से ये हार हुई है। दूसरी तरफ ये एक धड़ा जो योगी आदित्यनाथ का समर्थक है वो ये मानता है कि केंद्रीय नेतृत्व का उत्तर प्रदेश में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप इसका कारण बना और जो सिटिंग एमपीज थे उनके टिकटों को रिपीट करना इतनी बड़ी संख्या में, और ये एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी, योगी सरकार, मोदी सरकार से ज्यादा उन सांसदों के लिए थी और इसलिए इसका परिणाम इस तरीके का आया। अलग अलग हार के कारण बताए जा रहे हैं, हार की समीक्षा भी हो रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का के जो हार की रिपोर्ट है वो सूत्रों के मुताबिक ये बताती है कि जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, थानों, तहसील, कचहरी में उस तरह से उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और कार्यकर्ता पिछले 7 वर्षों में हताश, निराश होकर घर बैठा है। उसे अपनी सरकार होने का कोई फायदा नजर नहीं आया। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी का इतना ज्यादा जो बोलबाला है उसकी वजह से धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का एमएलए वो भी काम नहीं करा सकता जो दूसरी पार्टियों के शासन सत्ता के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष करा लेते थे या जिला अध्यक्ष करा लेते थे। लोगों का ऐसा मानना है और ये फीडबैक मेरा नहीं, पार्टी की तरफ से जो संगठन की तरफ से जो रिपोर्ट आई उसके बारे में बताया जाता है। तीसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है वो अपने तरह की अलग है। वो अपना जो मजबूत आधार बनाए रखते हैं, वो उनके व्यक्तित्व का, मैंने कहा शुरू से वो नजरिया रहा है। तो एक धड़ा ये मानता है कि इससे भी लोगों में दिक्कत है। दूसरी बात, केशव प्रसाद मौर्य जब से प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और 300 से ज्यादा सीटें मिली और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये कसक उनको तब भी थी और आज भी है और जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक रहेगी। उनकी इच्छा हमेशा से रही थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनको बड़ा चेहरा बनाया गया और सीटों के आने के बाद उनको वो जगह नहीं मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव वो खुद ही हार गए। बावजूद इसके भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और उनको तमाम तवज्जो दी गई। अब पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ का मिलना वैसे ही है जैसे केशव प्रसाद मौर्य का ओम प्रकाश राजभर से मिलना। ये एक दूसरे को संकेतों में मिलने मिलाने की बात हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि योगी आदित्यनाथ पीछे सारे जिलों में हार की समीक्षा के लिए मंत्री विधायकों को बुला रहे हैं। इन सारी समीक्षा में दोनों डिप्टी सीएम के पास भी जिले हैं, दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए और योगी आदित्यनाथ ने या तो उनको बुलाया नहीं या वो गए नहीं। अभी तक पिछले हार के बाद पिछले 1.5 महीने में योगी आदित्यनाथ से ये डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, वो इन लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई। दरअसल बात क्या है पूजा, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी और कई जिलों में जब सुपड़ा साफ हो गया था तो ये माना गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो 14 और 19 में ग्राफ था वो तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और 2022 में सीटों का कम होने के बाद 2024 की तैयारी में
केंद्रीय नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान इनको लाने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ इसके बहुत पक्षधर नहीं थे और इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि उनको मंत्रिपरिषद में शामिल कराया जाए। योगी आदित्यनाथ जितना लेट कर सकते थे उन्होंने उतना लेट किया और विधानसभा लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले आपने देखा उनको मंत्रिपरिषद की। उसके पहले 3 बार ओम प्रकाश राजभर दिल्ली आए, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद फोटो ट्वीट करते रहे, लेकिन उसका कोई असर योगी आदित्यनाथ पे नहीं हुआ। और दूसरी बात, बहुत सारे जो वहाँ के प्रादेशिक स्तर पे बहुत सारी घटनाएं, एक मजेदार घटना आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, आज जून महीने में स्थानांतरण होता है ट्रांसफर पॉलिसी में, उन्होंने सीएमओज की ट्रांसफर की लिस्ट बना रखी थी और वो जारी ही होने वाला था कि वो योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी कर दिया कि बारिश होने वाली है, भयंकर बाढ़ आने की स्थिति है और ऐसे में संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सीएमओज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक, 3 महीने तक। अब वो ब्रजेश पाठक का मामला, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो निश्चित तौर पर सीएमओ एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, जिलों की इधर उधर भेजना रहता है, अब उनका काम रह गया। उसका असर क्या हुआ? उसका असर हुआ कि एक जिले में सीएमओ साहब 30 जून को रिटायर होने वाले थे और वो 30 जून को रिटायर हो गए, उनकी 62 साल उनकी उम्र पूरी हो गई। उस जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की, 4000 स्वास्थ्य कर्मियों की जो तनख्वाह रिलीज होने वाली थी, वो साइन करके ट्रेजरी में गई तो पता चल ट्रेजरी ने कहा ये तो रिटायर हो गए, अब इनकी अथॉरिटी है नहीं। तो 4000 लोगों की जो तनख्वाह थी वो रुक गई, इसलिए कि वो सीएमओ जी, और उनसे उस सीएमओ से कहा गया कि अब ये निर्देश आ गया है तो अब आप कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरह की, और ये मामला कुछ नहीं था, मामला उस समय केवल तनातनी का था। कहीं कोई बारिश नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश में ऐसी 30 जून तक, और न कहीं कोई संचारी रोग फैला था। अब बाद में जब ये सब सतह पर विवाद आने लगे, तब उसके बाद कुछ दिनों के बाद ब्रजेश पाठक ने एक सीएमओ की लिस्ट जारी की, फिर दूसरे सीएमओ की लिस्ट जारी की। तो ये जो तनातनी की स्थिति उत्तर प्रदेश में है, ये बड़ी इस समय जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से चल रही है, खेमेबंदी दोनों तरफ से चल रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, आपको मैंने बताया कि वो अपने तरह के आदमी हैं और अपने ही तरह से चलते हैं। वो पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार कर चुके हैं। वैसे तो उनको नीति आयोग की बैठक में आना था, बैठक में आएंगे दिल्ली और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या पार्टी अध्यक्ष से नहीं मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट अलग से तैयार की है कि हार के कारण क्या क्या है। और दूसरी तरफ पार्टी संगठन में केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये जो पूरा आपको मालूम है घोसी का उपचुनाव हुआ था, उसमें भी संकेत आए थे। घोसी उपचुनाव में मेरी जानकारी के मुताबिक दारा सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन उनको फिर वहां से लड़ना पड़ा। और पूरी की पूरी जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में बैठे मंत्रियों की फौज है, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी घोसी के उपचुनाव में। क्योंकि मैं वहां था और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सुबह से शाम तक केवल हूटर और सायरन ही बजते रहते थे। इतने मंत्री घोसी के एक उपचुनाव में लगे थे। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से हार गई। तो संकेत तो पीछे से ही आने शुरू हो गए थे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी में डिफरेंसेस है, नतीजा अच्छा आता तो ये शायद सतह पे नहीं आता। डिफरेंसेस तो हमेशा से थे, अब ये नतीजा बुरा आया है तो ये अंतर कलक खुल करके सामने आ गई है। और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो आगे आगे पिक्चर और बड़ी हो सकती है, ये संकेत आप भी दे रहे हैं।